हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हाल ही परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो नए प्रश्न हैं, उन्हें इस क्लास में शामिल किया गया है। प्रश्नों की जो ये सीरीज चलने वाली है, टोटल नए 500 प्रश्न कराए जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद हालांकि ये जो नए प्रश्न हैं 500 जो कराए जाएंगे, उसके बाद भी क्लासेस आपकी चलती रहेगी एग्जाम तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देनी थी। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे और वन लाइनर में भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। सभी समाजशास्त्र से परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसे आपको बताया गया था कि 2-3 दिन में आने वाला है, जितने भी बच्चे पूछ रहे थे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो ये आ चुका है, ठीक है। प्रश्न इसमें 1000 है और इसका प्राइस 150 रुपए है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न इसमें 750 है और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें भी टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और इसका प्राइस 99 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है? ऑप्शंस देखिए, लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं, अनुसंधानात्मक साहित्य। यहाँ पर ऑप्शंस है। लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है ये पूछा जा रहा है। लोक संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। ये लोक संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। अन्य अवधारणाओं की बात की जाए रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो की दी गई है, इसमें एक सर्व प्रमुख अवधारणा कृषक समाज की है। सारी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषक समुदाय, कृषक समाज है, ठीक है। इसके अलावा लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है इनका। लघु समुदाय हो जाएगा, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा का कॉन्सेप्ट है इनका। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनके द्वारा ही दिया गया है। लोक समाज, लोक संस्कृति और लोक समाज ये अवधारणा, ठीक है, ये अलग अलग है। लोक समाज और लोक संस्कृति अलग है। इसके अलावा लोक नगरीय सातत्य, ये कॉन्सेप्ट भी इनका ही है, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही दिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? अनुसंधानात्मक साहित्य होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो अभी आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। लोक समाज और कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। लोक समाज की बात की जाए, ठीक है, लोक समाज की बात करें तो इसकी विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं? इसमें अशिक्षित लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, अशिक्षित लोग होंगे। समरूपता इसमें पाई जाएगी, समरूपता हमें देखने को मिलेगी। नातेदारी की भावना इसमें होगी, नातेदारी की भावना देखने को मिलेगी। वैयक्तिक संबंध देखने को मिलेंगे लोक समाज में, ठीक है। ये सभी लोक समाज से संबंधित विशेषताएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। अब कृषक समाज की बात करें, ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। किस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा दी है? बुक का नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। अच्छा, ये पुस्तक आती कब है? 1956 में आती है, वर्ष भी याद रखिएगा आप। अच्छा, इन्होंने कृषक समाज को अविशिष्ट समाज कहा था, ठीक है। कृषक समाज अविशिष्ट समाज है, क्यों कहा ऐसा? तो इन्होंने कहा था जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज से जो जनजाति समाज को हम अलग कर देते हैं, तो जो शेष बचा हुआ भूभाग होता है, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, इसे हम क्या कहेंगे? कृषक समाज कहेंगे। इसी वजह से कृषक समाज को इन्होंने अविशिष्ट समाज कहा
कहा था। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसे प्राप्त करने का वर्ष पूछा जा रहा है क्या है। 2025 है, 2030 है, 2070 है या फिर 2029 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, 2030 होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है धर्म की अपनी समाजशास्त्री व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, धर्म एक मानसिक रोग है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है, धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है, ये दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। आपको कई बार बताया गया है, किस पुस्तक में दिया है, बुक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुक का नाम क्या है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और ये कब आती है, 1912 में पुस्तक आती है। इस पुस्तक में ही दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है, ये किसे बताया था, प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था, टोटेमवाद को बताया था। ठीक है, टोटेमवाद को बताया था। और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। इन्होंने अध्ययन किया ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर, दुर्खीम ने, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प बी होगा, सेकंड एंड थर्ड। समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न है परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया। परिवार के जो कार्य हैं, जैसे कि भावनात्मक यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक। विकल्प में है मैकेवर, ऑगबन एंड नेमकॉफ, जी स्पोर्ट, ग्रीन। परिवार के ये कार्य या परिवार के ये 6 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं, भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विकल्प बी ऑगबन एंड निमकॉफ होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह किसने कहा। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सेमेल, सी राइट मिल्स। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह किसके द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए, इनकी अवधारणाओं की बात की जाए, तो सर्व प्रमुख जो अवधारणा इनकी है, इंपॉर्टेंट है, ये वर्ग संघर्ष की। ठीक है, किसकी है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा इनकी रही है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, वर्ग संघर्ष की रही है। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, ठीक है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा है। अधोसंरचना, अधिसंरचना, अधोसंरचना, अधिसंरचना और अतिरिक्त मूल्य का, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, थ्योरीज हैं, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई हैं। विकल्प बी, विकल्प ए कार्ल मार्क्स यहाँ पर सही है। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बात कही गई है। प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार सर्वाधिक प्रकार का धर्म है, जीववाद, मैजिक, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटेमवाद होगा, विकल्प सी यहाँ पर होगा। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, मूलर ने दिया था, मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर का है। जीववाद ये किसका हो जाएगा, टाइलर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटेमवाद है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है, ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप धर्म का दुर्खीम ने टोटेमवाद को ही बताया था, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण या फिर असामाजीकरण। किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? पुनः समाजीकरण होगा। ठीक है, पुनः समाजीकरण होगा, विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। कौन सा सही होगा? किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, एमाइल दुर्खिम, मैलोनोव्स्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, यह कहना किसका है? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इन्हें डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? ये हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, केवल उद्विकास पूछा जाता है, सिद्धांत किसका है? तो चार्ल्स डार्विन का। सामाजिक लग जाता है, सामाजिक उद्विकास, तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। अगर हम दुर्खिम की बात करें तो दुर्खिम की अगर हम बात करें तो इनका सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत रहा है। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का इन्होंने सिद्धांत दिया है। कॉम्ट के ये उत्तराधिकारी माने जाते हैं, कॉम्ट उत्तराधिकारी हैं दुर्खिम। मैलोनोव्स्की की बात करें तो इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिवादी प्रकारवादी कौन है? मैलोनोव्स्की हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। बताइए। समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा सकारात्मकतावाद, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाता है तब इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में है अंतर भूमिका, भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव, भूमिका की अस्पष्टता। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? इसे भूमिका दबाव कहा जाएगा। ठीक है, भूमिका दबाव कहा जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति एवं भूमिका की बात की जाए, प्रस्तुति व भूमिका की बात की जाए तो प्रस्तुति भूमिका का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, जनक कौन है इसके, तो रॉल्फ लिंटन हो जाएंगे। ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएंगे। सबसे पहले वर्णन किसने किया है व्यवस्थित तरीके से, तो भी उसमें रॉल्फ लिंटन का ही नाम आएगा। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है किस पुस्तक में इन्होंने किया है? द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में कब आती है? ये भी आता है 1936 में। किसकी पुस्तक है? रॉल्फ लिंटन की। इसमें ही इन्होंने बताया है। प्रस्तुति के दो प्रकार, एक ये भी आता है इस तरीके से, प्रस्तुति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त प्रस्तुति और अर्जित प्रस्तुति। ठीक है, एक सेकेंड, प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुति। और न केवल इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है बल्कि इन दोनों ही प्रस्तुति में इन्होंने अंतर भी किया है। ठीक है, इन्होंने अंतर भी दोनों में किया है, अंतर भी रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है शिक्षा के कार्य है संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन संकट। तो यहाँ पर देखिए कार्य पूछा जा रहा है। शिक्षा के कार्य क्या है? कौन से शिक्षा के कार्य हो जाएंगे?
संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण। विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है। ऑप्शंस में है सामाजिक संगठन, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संकट, सामाजिक संस्था। बताइए, जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है उसे हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रक्रिया है ये? सामाजिक संश्लेषण है, यहाँ पर विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है। ऑप्शंस में है पार्सन, सी.एच. कूले, कार्ल मार्क्स, गिडेंस। सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूले हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। कूले की बात आई है तो इनका कॉन्सेप्ट प्राथमिक समूह का हो जाएगा। प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कब आती है? 1909 में पुस्तक आती है। प्राथमिक समूह के अलावा आभासीय प्राथमिक समूह या अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए, एक आभासी समूह है। ठीक है, आभासीय समूह या जिसे हम कहते हैं अर्ध समूह, अर्ध बोल देते हैं। ठीक है, आभासी समूह या अर्ध समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले जिन्सबर्ग ने बात की, फिर उसके बाद बोटोमोर ने की है। ठीक है, यहाँ पर कूले में क्या है, इन्होंने इस पे प्राथमिक समूह लग गया है। ठीक है, आभासी प्राथमिक समूह या अर्ध प्राथमिक समूह, तो ये कूले का है। केवल आभासी या अर्ध समूह पूछा जाता है तो वो जिन्सबर्ग बोटोमोर का है। ठीक है, तो यहाँ पर कूले होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? प्लेटो, सुकरात, थॉमस एक्विनस और कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? यहाँ पर कौन है? अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट, और ज्ञान के त्रिनियम या ज्ञान के 3 नियम जो कि दिए गए हैं अगस्त कॉम्ट के द्वारा। विज्ञानों का वर्गीकरण इनका है। ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। प्रत्यक्षवाद का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा ही दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी होगा, अगस्त कॉम्ट। और अगस्त कॉम्ट की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1798 में फ्रांस में होता है। ठीक है, फ्रांस में जन्म होता है। मृत्यु की बात करें, ठीक है, मृत्यु की बात करें तो 1857 में इनकी मृत्यु होती है। ये जन्म और मृत्यु से भी प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ देखिए, प्रश्न है स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्कीम, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शन है। स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा। किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर। ठीक है, किंग्सले डेविस प्लस विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत की आलोचना, ठीक है, आलोचना किसने की थी? ट्यूमेन ने की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए किंग्सले डेविस होगा सही। प्रश्न है समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है या फिर समाज स्थिर है। समुदायों में परिवर्तन आता है क्यों? क्यों आता है समुदायों में परिवर्तन? क्योंकि समाज गतिशील है। ठीक है, समुदायों में परिवर्तन आता है क्योंकि समाज गतिशील है। अब समुदायों की विशेषताओं की बात करें तो निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग होता है समुदाय का। ठीक है, इसमें एक सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना पाई जाती है। इसका समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। स्वतः विकास, स्वतः इसका विकास होता है। ठीक है, स्थायित्व होता है, अस्थायी प्रकृति नहीं होता है, स्थायित्व देखने को मिलती है। मूर्तता होती है। ठीक है, आत्मनिर्भरता भी इसमें पाई जाती है। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता हो जाएगी। मूर्तता है क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है ये।
ये भी याद रखिएगा। व्यक्तियों का समूह है, ये अनिवार्य सदस्यता होती है इसकी, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता इसकी होती है। और सामान्य जीवन व संस्कृति इसकी समुदाय में देखने को हमें मिलती है। ठीक है, ये समुदाय की विशेषताएं थी। इन विशेषताओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, चमत्कारिकता या फिर जवाबदेही। किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम उसे? वैधता कहेंगे। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप होता है? किम्बॉल, यंग, मैकेवर, जिन्सबर्ग, गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। निम्न में से किसने यह कहा कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? विकल्प ए यहाँ पर होगा, किम्बॉल यंग। ठीक है, किम्बॉल यंग यहाँ पर राइट। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है? गिलेन है। ठीक है, गिलेन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिलेन राइट आंसर हो जाएगा। गिलेन की बात की जाए तो गिलेन की सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक रही है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र की ये पुस्तक रही है इनकी। और गिलेन की बात की जाए तो गिलेन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी कहा था। ठीक है, गिलेन क्या कहते हैं? संस्था क्या है? संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये गिलेन के द्वारा कहा गया है। संस्था संस्कृति की वाहक भी है। ठीक है, संस्था क्या है? संस्कृति की वाहक है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अब संस्था किसे कहते हैं? प्रश्न ये आता है, संस्था है क्या? तो देखिए, व्यक्ति की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, कई सारी नीड्स होती हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाता है। इन्हें पूरा करने के लिए कई सारी समितियों व संगठनों को बनाया जाता है, और ये जो समितियां बनाई गई हैं ये सही तरीके से सुव्यवस्थित चलती रहे, इसके लिए कई सारे नियम और कार्य प्रणालियों को बनाया जाता है, जिसे ही समाजशास्त्री भाषा में हम संस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गिलेन होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, पुस्तक है द मदर्स के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है? मार्गरेट मीड, मार्गरेट थैचर, ब्रिफोर्ड, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। द मदर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द मदर्स किसकी है? आर ब्रिफोर्ड की ये पुस्तक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ब्रिफोर्ड के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मार्गरेट मीड की बात की जाए, मेल एंड फीमेल इनकी पुस्तक है, मेल एंड फीमेल इनकी पुस्तक है। ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस की मानव समाज पुस्तक है, यहाँ पर ब्रिफोर्ड हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती है, या कथन किसका है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट किंग मर्टन, एसएफ नाडेल, रॉबर्ट पार्क, रॉल्फ लिंटन। बताइए, किसी भूमिका के बिना पद नहीं है और बिना पद की भूमिका नहीं होती, या कथन किसका है? किसके द्वारा यह बात कही गई है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। अभी आपको बताया गया है, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले प्रस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। ठीक है, प्रस्थिति व भूमिका की जो बात है सबसे पहले वो किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा ही की गई है, रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही की गई है। और किस पुस्तक में की गई है? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में ये कब आती है? 1936 में ये पुस्तक आती है। और इसकी सबसे पहले पूछा जाए, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा जाए, किसका कॉन्सेप्ट है? रॉल्फ लिंटन का। सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसने किया है? लिंटन ने किया है। किस पुस्तक में किया है? बुक का नाम भी द स्टडी ऑफ मैन है। कब आती है? 1936 में आती है, 1936 में आती है। कुछ इस तरीके से प्रश्न इनसे जुड़े हुए पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक संबंधित है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द साइंस ऑफ कल्चर। ऑप्शंस में देख लीजिए, टाइलर है, लेस्ली वाइट है, विस्लर है, फ्राइड है। बताइए, द साइंस ऑफ कल्चर इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट के द्वारा। लेस्ली वाइट, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
प्रश्न है पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह कहना किसका है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन। यहाँ पर ऑप्शंस है। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? वॉलेस्टीन हो जाएगा। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह वॉलेस्टीन का कहना है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी थी? विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसका था? वॉलेस्टीन का था। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। बताइए कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसने किया? किसके द्वारा किया गया है? हेरोल्ड जे पीके के द्वारा किया गया है। हेरोल्ड जे पीके, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कृषक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। ये याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड का ये कॉन्सेप्ट है। कृषक समाज को इन्होंने अवशिष्ट समाज कहा था। कृषक समाज को क्या कहा था? अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों कहा था अवशिष्ट समाज? इन्होंने कहा था जब रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को हम अलग कर देते हैं, जब ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को अलग कर देते हैं, तो जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, बचा हुआ जो भूभाग है, उसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, किस पुस्तक में कृषक समाज की अवधारणा दी गई है? तो बुक का नाम क्या है इनका? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये कब आती है पुस्तक? 1956 में आती है। 1956 में ये बुक आती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है अपराध एक है सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार या फिर सामूहिक व्यवहार। अपराध कैसा है? अपराध सामाजिक व्यवहार है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? ऑप्शंस में है अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल। आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी को किसने इन दो भागों में विभाजित किया है? तो ये विभाजन किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ के द्वारा किया गया है। सदरलैंड ने सफेद पोश या श्वेत वसन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सफेद पोश या श्वेत वसन जो अपराध है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है? सदरलैंड के द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। सदरलैंड की बात की जाए, ठीक है, सदरलैंड की बात की जाए तो इन्होंने अपराधियों का जो वर्गीकरण किया है, ठीक है, अपराधियों का वर्गीकरण जो किया है, अपराधियों का वर्गीकरण जो सदरलैंड के द्वारा किया गया, ये दो तरीके से किया गया अपराधियों का वर्गीकरण। एक तो निम्न वर्गीय अपराधी हैं, निम्न वर्गीय अपराधी हो जाएगा, और सफेद पोश हो जाएगा, सफेद पोश अपराधी। ये अपराधियों का क्लासिफिकेशन है, ये याद रखिएगा। अपराध की बात करें, ठीक है, सदरलैंड ने जो अपराध का वर्गीकरण किया है, ये भी दो तरीके से किया है। एक तो साधारण अपराध है, ठीक है, साधारण अपराध हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा ये गंभीर अपराध हो जाएगा। ठीक है, गंभीर अपराध हो जाएगा। ठीक है, एक अपराधी का वर्गीकरण है और एक अपराध का। अपराध में साधारण अपराध और गंभीर अपराध है। अपराधियों का वर्गीकरण जो किया है वो निम्न वर्गीय अपराधी और सफेद पोश अपराधी में किया है। यहाँ पर विकल्प ए अलेक्जेंडर स्टॉफ होगा सही। प्रश्न है निम्न में से, यहाँ पर ये क्या होगा, ये रिपीट हो गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा, खासी, भील या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन सी जनजाति है जिसमें छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? यहाँ पर सही क्या होगा? खासी जनजाति होगा। ठीक है, खासी ट्राइब है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? किसने की है? वॉर्ड ने की है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप या आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।